ठीक है। बीच में जब वो स्टॉप करने का जब बोलूँगा तो वो जो पॉज का बटन है, हाँ ये वाला नीचे का छोटा वो वाला बटन। चलो तो लास्ट टाइम वी आर सीइंग अबाउट द वेव मोशन। तो क्या किया था हमने लास्ट टाइम? Yes. क्या किया था लास्ट टाइम? इक्वेशन ऑफ द वेव, isn't it? वेव का जो इक्वेशन है वो हमने देखा था कि whenever सपोज ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हमने ले लिया, सपोज दिस इज द ओरिजिन, ठीक है ना, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द सोर्स ऑफ वेव, ठीक है, यहाँ से वेव पैदा हो रहा है, ठीक है ना, दिस डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट हियर। व्हाट हैपेंस इज as soon as this disturbance is reaches at this point, the this particle will starts vibrating from about its mean position। तो जैसे ही वो vibrating start करता है तो उसके जो neighboring particles है उनके साथ उसका distance बढ़ जाता है और attractive force की वजह से वो भी चालू करते हैं vibration करना। तो इस तरह से एक एक करके जो particles है turn by turn एक एक करके successively vibration में set होते जाते हैं। जितना जो particle दूर होगा उतना वो ज़्यादा late start करेगा क्योंकि वेव ही वहाँ पे late पहुँचेगा, इसलिए जितना लेट पहुंचेगा उतना लेट उसका जो वाइब्रेशन है वो स्टार्ट होगा और उसकी वजह से उसका फेस जो है उतना पीछे रहेगा। इसलिए हमने देखा था कि जो पार्टिकल ओरिजिन का जो पार्टिकल होता है वो वाले पार्टिकल का ये क्या होता है, इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि SHM के अंदर कोई भी पार्टिकल का जो इक्वेशन है वेव का वो यही रहता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो उसके हिसाब से हमको मिलता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t। This is the equation of the wave, and sorry, this is the equation of the one particle which is present at the origin. Okay. उसके कंपैरिजन में फिर अगर सपोज जो पार्टिकल लैम्डा डिस्टेंस पे है, क्योंकि देखो लैम्डा डिस्टेंस वाले पार्टिकल का खासियत क्या होता है, देखो सपोज लैम्डा डिस्टेंस वाला पार्टिकल है तो जब ये पार्टिकल एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो ये वाला पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो इसलिए ये जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा कहेंगे। तो लैम्डा डिस्टेंस पे मान लो a ये पार्टिकल है तो इसका जो फेज है वो ये वाले पार्टिकल के हिसाब से 2 पाई से पीछे रहेगा, 2 पाई पीछे रहेगा, इसलिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन मिलने के लिए ये फेज में से मतलब ओमेगा टी में से 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, तो इस तब जाके हमको मिलेगा इक्वेशन ऑफ पॉइंट ए दिस वे। द इक्वेशन ऑफ पॉइंट ए विल बी सिंपली y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस 2 पाई, वेयर दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट o का जो इक्वेशन है o मतलब ओरिजिन, तो उसका इक्वेशन हमको मिल गया। सेम वैसे ही अगर सपोज हमको एक ऐसे पॉइंट का इक्वेशन चाहिए जो सपोज बी पॉइंट पे है जो कि यहाँ से ओरिजिन से 2 लैम्डा की डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो 2 लैम्डा डिस्टेंस पे रहने वाले पार्टिकल का जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा बता सकते हो? तो इक्वेशन ऑफ द पॉइंट बी विल बी सिंपली y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 4 पाई बिकॉज इट लैग्स बिहाइंड दिस ओरिजिन पार्टिकल by the phase angle of pi to 4 pi radian, because when this completes 2 vibrations then particle B starts, and that's why its phase is 4 pi behind this one, and that's why you can see the equation of different particles can be formed using this। But in general if you have a particle at a distance x suppose from the origin, तो origin से x distance पे रहेगा कोई particle suppose P, तो उसका equation क्या बनेगा देखो, तो equation of that point P will be given by y is equal to a sin omega t minus delta, particularly the same way, ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा है यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका फेज डिफरेंस फेज रहेगा जरूर, तो उसके हिसाब से उसको हम डेल्टा बोल देंगे। लेकिन ये डेल्टा जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, x के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल 2 पाई डिस्टेंस पे रहता है, सॉरी लैम्डा इतने डिस्टेंस पे रहता है तो उसका फेज डिफरेंस कितना रहता है 2 पाई, तो जो पार्टिकल x इतने डिस्टेंस पे रहेगा तो उसका फेज डिफरेंस कितना रहेगा डेल्टा सपोज, तो उसमें आएगा डेल्टा अपॉन सॉरी लैम्डा अपॉन x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा, जिससे हमको मिलता है डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू अगर हमने वहाँ पे रख दिया तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू
a sin ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ठीक है ना। डेल्टा के बदले आ गया ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, करेक्ट है। इसमें लेकिन क्या है ना कि ये जो है 2 पाई बाय लैम्डा, ये जो कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, रिमेंबर प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय k here. So as soon as we put this as k, then we get this y is equal to a sin omega t minus kx. This can be written as the equation of the wave. वेव का जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है y is equal to a sin omega t minus kx, रिमेंबर। और उससे भी आगे जाके ये k मतलब क्या होता है हम जानते हैं कि इट्स अ प्रोपगेशन कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोपगेशन कांस्टेंट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद डिस्टेंस। देखो, चेंज इन फेज पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ तो कितना फेज चेंज होगा वो दिखाता है k, ठीक है। k मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद डिस्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर आगे जाने से कितना फेज चेंज होगा, 2 सेंटीमीटर आगे जाने से कितना फेज चेंज होगा, वो हमको मिलता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो उसके हिसाब से जितना सेंटीमीटर में डिस्टेंस आगे जाएंगे तो फेज चेंज कितना होगा, k into x, दैट्स इट। तो kx विल बी द फेज चेंज, रिमेंबर दिस वे। एंड इफ वी टेक दिस ओमेगा, एंड अभी देखो इसमें ओमेगा और k के बीच में एक रिलेशनशिप हम डिराइव कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको पता ऑलरेडी कि v इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा, वेव के बारे में है कि नहीं, v इक्वल टू n लैम्डा, ये तो पता है ना सबको। अब इसमें देखो, इसको अगर हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया RHS में, तो पता चलेगा कि v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू n इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। क्या किया मैंने, सिर्फ 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अभी इसमें से देखो क्या है ना कि 2 पाई n क्या बनता है, हम जानते हैं ऑलरेडी। 2 पाई n मतलब ये क्या होता है, ओमेगा, है कि नहीं, जो कि इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एट द सेम टाइम ऑलरेडी वी हैव सीन हियर 2 पाई बाय लैम्डा इज गोइंग टू बी k ना, so also we can say 2 pi by lambda is going to be k. What does it mean? But lambda by 2 pi is here, no? तो मतलब वो उल्टा है ना उसके, तो 1 upon k बनेगा, तो v can be written as what? Omega upon k. समझे ठीक से? This is going to be the velocity, right? So velocity v is also equal to omega upon k and it is also equal to n lambda. तो velocity के दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास, एक तो n lambda, दूसरा omega by k। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो अच्छी तरह से। इसमें से अगर हमने मान लो कि इसमें से साइन के ब्रैकेट में से अगर ओमेगा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बताओ, ये चलो k कॉमन लिया पहले, चलो तो k अगर कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, क्योंकि इसके अंदर k तो एक ही टर्म में है ना, इस टर्म में तो है ही नहीं, तो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो k से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, राइट। तो ये बनेगा ओमेगा बाय k t माइनस x, समझा कैसे। इसमें से ओमेगा बाय k क्या बनता है, ये देखो भी, तो अगर उसको रख दो वहां पे तो ये बनेगा y इक्वल टू a sin k, ब्रैकेट में आएगा vt माइनस x और tv माइनस x। याद रखने के लिए और सिंपल है ना, हो गया तो टेस्ट करो ना उसको। ओके, अब देखो ये y इक्वल टू a sin k vt माइनस x, ये बन गया एक इक्वेशन जो कि इक्वेशन ऑफ वेव कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जब x का जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो t के साथ कौन बनता है, वेलोसिटी बनता है, और एट द सेम टाइम ब्रैकेट के बाहर कौन होता है, k हुआ करता है। ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करने के लिए हमको यूज होता है कभी कभी इक्वेशन, और इसके साथ में अगर सपोज हमने इसमें से अगर k बाहर लिया, सॉरी ओमेगा अगर बाहर लिया, कॉमन निकाल, तो क्या आएगा, a sin एज इट इज, ओमेगा बाहर लिया तो अंदर में बचेगा t माइनस k बाय ओमेगा इंटू एक्स, समझा कैसे। तो अभी k बाय ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा बाय k मतलब v, तो इसलिए भी बनेगा 1 बाय v, तो मतलब y इक्वल टू क्या बनेगा, a sin ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस x बाय v। दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ वेव, यू कैन से। So this is also, and this is also the equation of wave, and this is the main equation of the wave. ये तीन इक्वेशंस तो हमको मिल गया आराम से। इवन हम इसमें ओमेगा के बदले अगर 2 पाई बाय t डाल देंगे ना, 2 पाई बाय t करके देखो, अगर इधर ओमेगा के बदले 2 पाई बाय t डाल देंगे, कैपिटल T है पीरियड, तो उसमें से 2 पाई कॉमन लेके आएंगे तो अंदर बचेगा t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा, दैट्स इट। तो ये इस तरह से बनता है। सो y इक्वल टू a sin 2 पाई ब्रैकेट में, तो उसको इस तरह से लिखेंगे y इक्वल टू a sin, ब्रैकेट के बाहर रहेगा 2 पाई और अंदर बचेगा t बाय कैपिटल T माइनस x बाय lambda. This is also another equation of the wave.
तो ये भी इक्वेशन वेव का है, याद रखिए। So all these equations represent wave traveling in a positive direction of x-axis. Remember, if suppose a wave is traveling in a negative direction of x-axis, then what will be the change? Only plus sign will appear here between the omega t and kx. ठीक है, ये omega t और kx के बीच में क्या आएगा? प्लस साइन आएगा तब जब ये वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा तब। रिमेंबर, so this is the derivation maybe asked for 3 marks in exam। अब आप इसमें लिखते बैठिए, लास्ट टाइम किया है ना ऑलरेडी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि तब अभी देखो ये हमको डिस्कस करना है कि जब दो वेव्स आके एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, उसमें होता ऐसा है कि सपोज दो वेव्स आ रहे हैं और उनका जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सिर्फ अलग है, ऑलमोस्ट नियरली इट इज सेम, ओनली इट इज डिफरेंट स्लाइटली। तो उनका फ्रीक्वेंसी जो है एक वेव है, सपोज एक वेव का फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज सपोज, और दूसरा एक वेव है साउंड वेव ऑब्वियसली, और तो दूसरा साउंड वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी है ऑलमोस्ट 260 हर्ट्ज। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है कि नहीं? तो ऐसे दो वेव्स जो थोड़ा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वाले वेव्स जो है वो अगर आपस में आके मिलते हैं तो उसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो एक बहुत स्ट्रेंज होता है, हम समझ सकते हैं आराम से। उसका एग्जांपल है कि अगर मान लो कि दो रेडियो है, दो रेडियो सेट्स है, और रेडियो सेट पे मान लो मोबाइल फोन पे भी आजकल रेडियो चलता है कि नहीं? तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो सपोज एक दो मोबाइल फोन हमने लिया, दोनों के अंदर स्पीकर पे रेडियो चल रहा है और रेडियो पे सेम चैनल सेम गाना चल रहा है, ठीक है ना, सेम म्यूजिक चल रहा है। तो अगर सपोज हम सेम गाना चलाएंगे ना तो उसमें होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा डिफर कर ही जाते हैं। अलग अलग कंपनीज होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। भले वो एग्जैक्ट अभी एक्सपेक्टेड ऐसा है कि इट शुड बी एग्जैक्ट सेम, क्योंकि सेम गाना चल रहा है, सेम टाइम पे हमने उनको दोनों को चालू किया, और ऑब्वियसली जब रेडियो के थ्रू चल रहा है तो सेम टाइम डिफरेंस तो होगा ही नहीं ना ऑब्वियसली, तो इसलिए फिर सेम टाइम पे दोनों चल रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के गाने बज रहे हैं, वहाँ पे सेम गाना बज रहा है, और फिर भी हम देखते हैं कि अगर सपोज उसका हम साउंड सुनते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि बीच में साउंड इंक्रीज हो गया, फिर से वापस साउंड डिक्रीज हो रहा है, फिर से वापस इंक्रीज हो गया, फिर से डिक्रीज हो रहा है। ऐसे एक सेकेंड में कई बार होता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऑलमोस्ट 10 बार तक अगर होगा तो हमको समझ में आता है। अगर 10 से ज़्यादा बार होता है तो वो हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी होता है। सुना तुमने, परसिस्टेंस ऑफ विजन जैसे होता है ना, सेम वैसे ही परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब क्या? जैसे कोई भी इमेज अगर हमारे रेटिना पे अगर आ जाता है तो वो 1/10 सेकंड तक उधर ही रहता है। अगर 1/10 सेकंड से पहले अगर दूसरा कोई इमेज उसके ऊपर अगर गिर जाता है तो वो दोनों इमेजेस मिक्स हो जाते हैं। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू इमेजेस इफ द टू इमेजेस आर इंसिडेंट ऑन द रेटिना, they have a time difference of less than 1/10 seconds। तो 1/10 सेकंड से अंदर वाले टाइम में अगर वो दो इमेजेस अगर गिर जाते हैं तो उनके बीच में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, दोनों इमेजेस मिक्स हो जाते हैं। तो यही बात हम देखते हैं कि जो दिवाली का फुलझड़ी वगैरह होता है ना, वो जब हम हाई स्पीड में गोल गोल घुमाते हैं तो हमको पूरा सर्कल साथ साथ दिखता है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है कि उसका जो यहाँ पे होने का जो इमेज है वो हमारे रेटिना में बन गया, फिर जैसे हमने उसको मूव किया तो उसके बाद यहाँ पे रहने का इमेज भी बन गया, और वो दोनों इमेजेस जो है वो 1/10 सेकंड के पहले अंदर वो दोनों इमेजेस आ गए, रेटिना पे फॉर्म हो गए, और उसकी वजह से वो दोनों इमेजेस के बीच में हमारा रेटिना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से हमको पूरा सर्कल एट अ टाइम दिखता है। इवन अगरबत्ती भी अगर हो तो भी उसको गोल गोल घुमाते हो तो पूरा सर्कल हमको एट अ टाइम दिखता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई इट हैपेंस सो, बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो जैसे आंखों का ये प्रॉपर्टी है, 1/10 सेकंड से पहले अगर कोई दूसरा इमेज अगर गिर जाता है तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, सेम वैसे ही हमारे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का भी एक प्रॉपर्टी है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब क्या कि अगर सपोज हमारे कान के ऊपर अगर कोई इमेज एक साउंड गिरता है, अब एक साउंड गिर गया तो 1/10 सेकंड से पहले अगर दूसरा कोई साउंड गिरता है तो उन दोनों साउंड्स के बीच में भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हमको जो भी अगर सपोज हमको इको सुनना है, अब देखो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो सभी चारों दीवारों से टकरा के तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तुमको इको सुनाई देता है क्या? नहीं, क्यों?
क्यों होता है ऐसा? अभी सपोज मैं जो बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट भी तुम सुन रहे हो, बराबर? एक तो डायरेक्ट सुन रहे हो और दूसरा ये दीवारों से टकरा के वापस तुमको सुनाई दे रहा है। तो जो डायरेक्ट सुन रहे हो और जो दीवारों के साथ टकरा के सुनाई दे रहा है, उन दोनों के बीच में तुमको गैप क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं सुनाई देता? इको का एक्सपीरियंस नहीं क्यों नहीं होता? मतलब डायरेक्ट साउंड और इको साउंड, इन दोनों के बीच में तुम डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पाते हो? डिस्टेंस ही बहुत कम है ना। तो डिस्टेंस इतना कम है जो डायरेक्ट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड, इन दोनों में कोई टाइम गैप है ही नहीं। ऑलमोस्ट इतना टाइम गैप है जो 110 सेकेंड से भी अंदर है, कम है। क्योंकि साउंड का स्पीड कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट 340 के सामने ये डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी नहीं है ना उसके सामने। इसलिए वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में 17 मीटर डिस्टेंस बीच में हो, मिनिमम 17 मीटर, ठीक है ना, तो तभी हमको इको सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि 17 मीटर से क्या फर्क पड़ता है? जाने में और आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो? 17 प्लस 17 34 हो गया। तो सोच लो 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? स्पीड ही उसका 340 है, तो 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। तो डिस्टेंस कितना है? 34 अपॉन स्पीड कितना है? 340 ना। 34 अपॉन 340 कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो मिनिमम 1/10 सेकंड लगेगा ना उसको, जब 17 मीटर डिस्टेंस होगा तो। इसीलिए हमको 17 मीटर डिस्टेंस पे ही इको सुनाई देता है। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हो तो वेल एंड गुड, वी कैन सी द इको, वी कैन हियर द इको। बट इफ सपोज द डिस्टेंस इज लेस देन 17, then the distance traveled will be less than 34 and the time taken by the sound to travel will be less than 1/10, and before 1/10 seconds we'll hear the direct sound as well as reflected sound, and that's why our ears cannot distinguish that. तो दोनों को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको इको नहीं सुना देता है अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस है तो। लेकिन अगर 17 मीटर से ज़्यादा है तो जरूर हमको इको सुनाई देता है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये इसलिए बताया क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, अगर दो वेव्स के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एटलीस्ट 10 ऑलमोस्ट 10 का अगर है, जैसे अभी बताया कि 256 हर्ट्ज का एक वेव और 260 वेव फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज का दूसरा वेव, अगर ये दोनों वेव्स आके अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? Suppose this is the first wave which is of frequency 260 hertz, और सपोज 256 हर्ट्ज, ये जो है 256 हर्ट्ज का एक वेव है, और दूसरा जो वेव है वो है सपोज सेम एम्पलीट्यूड ओनली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, सपोज इट्स फ्रीक्वेंसी इज 260 हर्ट्ज। तो ये दोनों वेव्स जब एक पॉइंट पे आके मिलेंगे और जब हम उसको सुनेंगे ना, तो होता ऐसा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव जो बनता है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना एक्सपेक्टेड है? 256 और 260 का एवरेज, इन दोनों का एवरेज जो कि 258, नो डाउट। तो 258 का फ्रीक्वेंसी का वेव एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसमें देखो क्या होगा ना कि कभी ये दोनों वेव्स जो सेम फेज में रहेंगे, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि उनका ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट। तो ऐसे जो केसेस में क्या होगा कि उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड्स है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, कभी ऐड होंगे, कभी वापस सब्ट्रैक्ट होंगे, कभी ऐड होंगे। तो ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। उसकी वजह से ऐसा होता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है स्टार्टिंग में मान लो एकदम मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे उनका एम्पलीट्यूड कम 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 होता जाता है। यहाँ पे देखो 0 हो गया, कंप्लीट एम्पलीट्यूड 0 हो गया। उसके बाद फिर वापस एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है रिजल्टेंट वेव का, क्योंकि फिर से ये जो वेव्स है वो कंस्ट्रक्टिविटी इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आने लगता है यहाँ पे, फिर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाने लग गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम 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 होता जाता है और धीरे धीरे जाके 0 हो जाता है, फिर जाके वापस बढ़ने लगता है, फिर से बढ़ने लग गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर से यहाँ पे कम कम होते होते 0 बन गया, फिर से मैक्सिमम होगा, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो बिहेवियर है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये नेचुरली हम देखते हैं कि जब दो वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच में का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है कितना आना चाहिए उसके लिए? 10 से कम। तो ऐसे केस में ये जो वेव्स है, ये दोनों वेव्स जब मिक्स होते हैं तो ये इस टाइप का एक वेव प्रोड्यूस करते हैं, एक रिजल्टेंट वेव जो प्रोड्यूस करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड जो है या लाउडनेस जो है उसका
वो हमको कभी बीच में कम होता हुआ या बीच में बढ़ता हुआ, फिर से कम, फिर से बढ़ता, फिर से कम, फिर से बढ़ रहा है, ऐसा सुनाई देता है। ये होता है जब हम एक्सपेरिमेंट अभी बताया ना कि अगर हम सपोज दो मोबाइल फोन लेते हैं और उनके ऊपर अगर सेम गाना साइमल्टेनियसली एट अ टाइम अगर बजाते हैं, तो उस केस में देखा जाता है कि जो दोनों वेव्स का जो मिक्सचर है वो जब हमको सुनाई देगा तो उसमें उसका जो साउंड का जो लाउडनेस है वो लाउडनेस अल्टरनेट कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहेगा। और वो भी अगर मान लो कि ये 256 है और ये 260 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का वेव है और ये दोनों अगर मिक्स हो गए तो ऐसा होगा कि एक सेकेंड में 4 बार एम्पलीट्यूड जो है कम ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में क्या होगा, इधर सपोज एक ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनता है ना उसको बोलते हैं वैक्सिंग। जब भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनता है तो उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, मैक्स का वो सिमिलर वर्ड है। और दूसरा है मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड बनता है उसको बोलेंगे वैनिंग। रिमेंबर, ये है वैक्सिंग और वैनिंग। रिमेंबर, वन वैक्सिंग प्लस वन वैनिंग constitutes a bit। रिमेंबर, बिट किसको बोलेंगे, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिला के क्या बोलते हैं, उसको बिट बोलते हैं। बिट। और ऐसे कितने नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको बोलते हैं एक सेकेंड में, तो उसको बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स। एंड इट्स ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर द वेव्स, टू वेव्स of 260 hertz and 256 hertz are mixed together, the 4 bits will be formed per second। ठीक है, 4 क्यों, डिफरेंस 4 का है, याद रखो। जिसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो तो 258 ही रहने वाला है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड कम होता है बढ़ता कम होता बढ़ता है, उस कम होने और बढ़ने का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज रहता है। मतलब एक सेकंड में 4 बार उसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे होगा, ये इस तरह से। अगर मान लो इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 है तो क्या होगा, एक सेकंड में 2 बार एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा कम होगा, इस तरह से। तो मतलब एक सेकंड में 2 बीट्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीट मतलब क्या, वैक्सिंग और वैनिंग। ये वैक्सिंग और एक वैनिंग, ये कंप्लीट हो गया एक बीट, इस तरह से। तो ऐसे कितने बीट्स प्रोड्यूस होते हैं पर सेकंड, वो डिपेंड करता है उन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, याद रखो ठीक से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स is always equal to the difference of the frequencies of the two waves forming those beats। Remember, whenever the two waves having slightly different frequency are mixed together, the beats are formed, and the frequency of beats is always equal to the difference of frequencies of the waves which are forming those beats। Remember, तो ये बात जो है हमको भी प्रूव करनी है। ये हमने अभी प्रैक्टिकली तो देखा, प्रैक्टिकली में देखा कि किस तरह से क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है वो हमने समझा, लेकिन अभी क्यों होता है वो समझेंगे मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन एक है हमारे पास, जिसके बेसिस पे हमको ये समझना होगा कि हाउ द बीट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ द बीट फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग दोस बीट्स। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या लगेगा बताओ, डेरिवेशन करने के लिए दो वेव्स, ठीक है। तो कंसीडर द टू वेव्स, वन इज सपोज y1। अभी जबकि ये दोनों वेव्स जो है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो x इज कांस्टेंट ना इन बोथ द वेव्स, तो वो दोनों के लिए x का वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, x को थोड़ा साइड में रखेंगे। तो जो यहाँ पे आने वाले वेव्स है उनका इक्वेशन इस तरह से लिख देंगे, y1 इक्वल टू a sin, अभी इसमें ओमेगा टी होता है कि नहीं, ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई n, राइट। तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई n t, लेकिन जबकि यहाँ पे n1 है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहने वाला है ना दोनों का, तो इसलिए हमको दूसरा जो वेव है उसका इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा इस तरह से, y2 इज इक्वल टू a sin 2 पाई into n2 t। समझे इन दोनों के वेव्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है पर n1 और n2, बस उतना ही डिफरेंस है। मतलब क्या होता है उसका, both of these waves are having different frequencies and that difference is not much greater than 10, less than 10, ठीक है ना, slightly different बोलेंगे उसको, slightly, ठीक है। और we can also say they to be the nearly equal frequencies, समझे कैसे, slightly different और nearly equal एक ही हो गया कि नहीं। तो इसलिए अभी इन दोनों वेव्स का एडिशन होने वाला है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा हमको, तो y is equal to y1 plus y2, करेक्ट है। जिसमें से अभी यहाँ पे y1 का वैल्यू डाल दो a sin 2 पाई n1 t, ओके, प्लस a sin 2 पाई
इनटू टी, दोनों को मिला दिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, साइन भी कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? साइन कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, देने का साइन कॉमन, क्यों, एंगल है ना, साइन थीटा, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी होता है क्या, नहीं, तो क्या होता है, चलो ए तो कॉमन ले सकते हैं ना, ए को तो ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर में बचेगा साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t। अब क्या करें इसका, साइन टी प्लस साइन डी है ऐसा कोई फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, याद करो एक बार फिर से, साइन सी प्लस साइन डी is always equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2, याद है बात। तो अगर ये वाला यूज करेंगे इधर तो हमको मिलेगा y is equal to a into 2 into sin of c मतलब क्या, ये 2 pi n1t करेक्ट, प्लस b मतलब 2 pi n2t डिवाइडेड बाय 2 into cos, इधर फिर वापस 2 pi n1t माइनस 2 पाई n2t अपॉन 2 अगेन, इसको हम लिख सकेंगे इस तरह से 2a इंटू साइन, ये जो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2 पाई कॉमन ले लो और t भी तो कॉमन आएगा, तो n1 प्लस n2 बचेगा इंटू t अपॉन 2 रख देंगे नीचे, इंटू इधर कॉस में भी क्या आएगा देखो, इसमें से 2 पाई कॉमन, n1 माइनस n2 अंदर, t बाहर और 2 नीचे, करेक्ट है। अभी क्या होगा, अभी इसमें जो है ना n1 प्लस n2 अपॉन 2 ये जो है इट इज नथिंग बट एवरेज, राइट, एवरेज, तो उसको हम लिख देंगे सपोज n1 प्लस n2 अपॉन 2 को स्मॉल n लिख दिया, चलेगा ना, स्मॉल n मतलब क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो मतलब रिजल्टेंट वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं 258 होगा, तो वो तो है अभी, वो प्रैक्टिकल में हमको पता चल रहा है कि कैसे वो बन रहा है, n1 प्लस n2 अपॉन 2 तो मिल रहा है, चलो ठीक है। अभी इसमें ये जो टर्म है पूरा वो हम साइड में सामने रख देंगे, तो वो बन जाएगा इस तरह से, देखो y विल बिकम इक्वल टू 2a इनटू ये cos ऑफ 2 पाई इनटू n1 माइनस n2 इनटू t अपॉन 2 इनटू आगे है साइन ऑफ 2 पाई nt, करेक्ट है, 2 पाई nt, समझा ठीक से, ये हमको मिल रहा है फॉर्मूला। अभी इसके अंदर क्या करो, ये जो पूरा है कि नहीं, ये जो दिख रहा है 2a इंटू कॉस 2 पाई n1 प्लस माइनस n2 t अपॉन 2, इसको हम लिख देंगे कैपिटल A, चलेगा, कैपिटल ए, अगर उसको कैपिटल ए बोल दिया तो ये पूरा इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगा बताओ, तो वो सिंपली बन जाएगा y इज इक्वल टू a sin 2 पाई nt, so if we compare this equation with this original equations, चेक, तो ये y1 इक्वल टू a sin 2 पाई n1t था, ये y2 इक्वल टू a sin 2 पाई n2t था, ये इक्वेशन क्या बन गया y इक्वल टू a sin 2 पाई nt, दिस मींस दिस बिकम्स द वेव इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, राइट। तो रिजल्टेंट वेव का जो है फ्रीक्वेंसी कितना है n, जो कि इन दोनों के एवरेज के बराबर है, ये जैसे हमने अभी प्रेडिक्ट किया था वो हमको मिल गया, लेकिन इसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, देखो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किधर है, a है ना, a मतलब ही क्या, ये पूरा, राइट, तो वो एम्पलीट्यूड के अंदर t आ गया, देखो t मतलब क्या, टाइम, जब एम्पलीट्यूड के अंदर टाइम आ गया इसका मतलब एम्पलीट्यूड वेरिएबल हो गया, क्योंकि टाइम तो दौड़ता रहता है, इसलिए जैसे टाइम वेरी होगा तो उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड भी वेरी होगा, करेक्ट है। एम्पलीट्यूड कभी मैक्सिमम बनेगा कभी मिनिमम बनेगा, जब मैक्सिमम बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्सिंग, और जब एम्पलीट्यूड मिनिमम बनेगा तो उसको बोलेंगे वैनिंग। तो अगर हमको ये ढूंढना है कि वैक्सिंग कभी कभी होते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम इंस्टेंट व्हेन वैक्सिंग टेक्स प्लेस, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर वैक्सिंग व्हाट हैपेंस इज A is maximum, right? A maximum कब बनेगा,
कितना है मैक्सिमम वैल्यू ए का? ए तो ये है ना पूरा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है उसका? कॉस ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। मैक्सिमम वैल्यू उसका प्लस माइनस 1 ही होता है कि नहीं? तो इसलिए इसका वैल्यू प्लस और माइनस 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये ए का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 ही बनेगा कि नहीं? क्योंकि जब ये cos ऑफ दिस एंगल विल बिकम प्लस और माइनस 1, दिस a विल बिकम इक्वल टू 2a ओनली। तो इसलिए फिर a जो है